हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीएम क्लासेस। लास्ट का जो वीडियो था, जो पार्ट सेकंड था 2012 के दिसंबर के पेपर का, वो हाफ ही अपलोड हो गया था। तो मैंने सोचा मैं फर्दर क्वेश्चन आपको फिर से ले आऊँ उसके पार्ट थ्री के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो पार्ट 3 रहने वाला है इसका। जैसे इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि हमने ये चैनल क्यों बनाया है और मेरा नाम क्या है। तो हम सीधा डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे कि जहाँ से हमारा जो है वो पार्ट कट हो गया था जी। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन पे जो है वो वीडियो जो है स्टक हो गई थी, अपलोड नहीं हुई फर्दर आगे। तो मैंने आपका इसका गलती से बता दिया था कि आर भी ट्रू है। जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ, जो आपके क्वेश्चन पेपर है, जो आंसर की आई थी उसमें जो आपको है ये दिया था कि आर जो है वो ट्रू है। पर जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी और मैंने इस क्वेश्चन को समझा और आपने भी समझा होगा कि ये वाला भी फॉल्स है। मल्टी कलर इफेक्ट खाली क्रॉस डाइंग में आता है, यूनियन डाइंग में तो एक ही कलर का इफेक्ट आता है। तो इसमें दोनों ही गलत थे। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स है इसका। तो जो क्रॉस डाइंग था, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें कि उसमें 2 और मोर डिफरेंट कलर के इफेक्ट आते हैं एक ही फैब्रिक में। और जो यूनियन डाइंग है उसमें सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है, चाहे उसमें फैब्रिक जो है जितने भी होंगे, बट इफेक्ट उसमें एक ही आएगा। यूनियन मतलब सिंगल और क्रॉस में मतलब आप रख सकते हैं कि इसमें इफेक्ट आएगा। तो मल्टी कलर बोथ में नहीं आता है, सिंगल एक में आता है, क्रॉस डाइंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैंडिंग इन अ स्टैटिक पोस्चर इज फैटिगिंग, ब्लड सर्कुलेशन इज अफेक्टेड इन द एक्सट्रीमिटीज वाइल स्टैंडिंग फॉर वर्क। इन्होंने बोला कि अगर आप स्टैंडिंग पोस्चर में ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आप थक जाएंगे, और उसी टाइम पे उसी इफेक्ट में जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इफेक्ट होगा अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं काम करते टाइम पे। एक्सट्रीमिटीज़ में मतलब आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इफेक्ट करेगा। तो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर है? दोनों ही ए आपका फॉल्स है कि आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आप नहीं थकते हैं, या आपका आर ट्रू है, ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट करती है, या ए ट्रू है, आर फॉल्स है। दोनों ही सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की बात की जा रही है वाइल स्टैंडिंग, और वहाँ पे बोला चला कि स्टैंडिंग जो है वो स्टैटिक पोजीशन में खड़ा होना थका देता है। आपने जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपने हमेशा बीच में बिकॉज पुट करना है, देखना है कि कोई सेंस बनती है कि नहीं। स्टैंडिंग इन अ स्टैटिक पोस्चर इज फैटिगिंग बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन इज अफेक्टेड इन एक्सट्रीमिटीज वाइल स्टैंडिंग फॉर वर्क। बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है आपका सी वाला, कि दोनों ही सही हैं। स्टैंडिंग स्टैटिक पोस्चर में थका देता है और ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होती है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है और यहाँ पे वाइल स्टैंडिंग फॉर वर्क की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन का ऑप्शन भी होता तो भी सही होता, लेकिन जो हम यूजीसी एंड में फाइनल मार्क करती है हमें भी वही मानना पड़ता है। तो नॉट अगर है तो भी इन्होंने बोला कि नहीं है। अब यहाँ पे दोनों ए एंड ट्रू, यहाँ पे यही वाला ऑप्शन क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और ये यहीं पे खाली लिखा गया है, तो इसलिए हमको यही वाला मार्क करना है, वरना ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और यहाँ पे भी ट्रू नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी ट्रू नहीं है। इस वजह से हमको यहीं पे करना पड़ता है एग्ज़ाम में फिर मार्क। ये क्वेश्चन जो है वो आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है, जो आपका डिसीजन मेकिंग फैमिली वाले चैप्टर में आ जाता है कि जो वर्क प्लेसेस होती हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की वर्क प्लेस होगी तो इफ़ेक्ट नहीं होगा हेल्थ पे। तो यहाँ से आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पूछा जाता है क्वेश्चंस, वो है आपका क्या बोलते हैं, वो है आपका क्लासेस ऑफ चेंज। ठीक है, उसको बोलते हैं मंडल्स क्लासेस ऑफ चेंज, MUNDELS, मंडल्स क्लासेस ऑफ चेंज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके कुछ स्टेप्स रहते हैं जो आपको अरेंज करने को भी बोलते हैं, और फिर आपको वहाँ से एक जो है कोई स्टेप की एग्जांपल दे करके पूछ लेंगे कि ये कौन से स्टेप का प्रोसेस हो सकता है। तो उसमें जो उसमें क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि एक तरह की क्लास दे दी थी, वो पूछा था कि वो फर्स्ट में आती है या लास्ट में आती है, पर एक ही जगह से वो जो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। तो मंडल क्लासेस ऑफ चेंज में जो क्लास 1 है वो आपका बोलती है कि जब आपने वर्क प्लेसेस पे जाना है तो आप कैसे अपनी बॉडी मोशंस को चेंज कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ताकि आप जो भी अननेसेसरी मोशंस हैं या पोजीशंस हैं उनको चेंज करके अपना वर्कलोड कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है आपका
फिर क्लास जो सेकंड है उसमें ये है कि आप जो है वर्कलोड कम करने के लिए इक्विपमेंट्स में चेंजेस कर लें, आप अपने वर्किंग अरेंजमेंट को रिप्लेस कर लें, चेंजेस कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप झाड़ू ना मार करके मैनुअली आप वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर लें। तो इस तरह की एग्जांपल देख के भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से क्लास में फॉल करेगी। फिर चेंजेस इन प्रोडक्शन सीक्वेंस आपकी क्लास 3 है, जहाँ पे आप मोशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। आप प्रोडक्शन सीक्वेंस मतलब आप वर्क को कंबाइन कर लेते हैं जहाँ पे। और क्लास 4 आपकी रहती है फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल इसमें रहता है कि आपने किसी इक्विपमेंट का यूज़ कर लिया किसी चीज़ को करने के लिए। जब मैं आपको ये लेके आऊँगी ना पूरी लेक्चर लेके आऊँगी, तो मैं आपको ये अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो बस आपने क्लासेस जो हैं इसकी वो पढ़ लेनी है अच्छे से, मंडल क्लासेस ऑफ चेंज की, और उसमें कौन कौन से जो है क्वेश्चन पुट होते हैं। जब मैं वो कराऊंगी तो मैं वो विद क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए। तो क्लास 1 क्लास इसकी टोटल 5 क्लासेस है मंडल की। तो फिफ्थ क्लास है इसकी जो है चेंजेस इन रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल से याद रखना है कि लास्ट स्टेज है, जब स्टेजेस पूछी जाती हैं तो आपने इनको अरेंज करना है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फटीग जो है फिजियोलॉजिकल फटीग कैसे हो जाती है, साइकोलॉजिकल फटीग कैसे हो जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं, अरेंजमेंट से पूछे जाते हैं। तो एक ही टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एन इमेज ऑफ अ पर्सन, इट इज़ द वे वन परसीव वन सेल्फ एंड वंस एबिलिटीज एंड लिमिटेशन। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की खुद की इमेज, कि वो अपने आप को कैसे देखता है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अब रीज़न दिया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया खुद की जानकारी, खुद की समझ, इन कंपैरिजन टू द पास्ट सेल्फ विदाउट सोशल कंपैरिजन। अब मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और मुझे यहाँ पे मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इन्होंने बोला विदाउट सोशल कंपैरिजन। आप जब भी क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ते हैं आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, आप कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कीवर्ड्स ही खाली देखने होते हैं, लेकिन इस तरह के असर्शन रीज़न में आपने कभी कीवर्ड्स नहीं देखने, आपने हर एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, नॉट का ध्यान रखना है। यहाँ पे कभी कभी दे दिया जाता है ओनली, दे दिया जाता है, आपने उस ओनली का भी ध्यान रखना है कि वो सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा है, जबकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। विदाउट, एक्सेप्ट, इस तरह के आपने जो वर्ड्स होते हैं उनका याद रखना है। अब इन्होंने बोल दिया है कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो पर्सन की इमेज होती है, ये वाला सही है। अब ये वाला भी सही हो सकता था अगर यहाँ पे विदाउट नहीं होता। अब इन्होंने बोला कि सोशल कंपैरिजन नहीं होता फिर इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट डिवेल्प होता है। नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिवेल्प ही तब होता है जब हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और फिर हम एनालाइज करते हैं कि हम में कौन सी चीज़ है और उनमें कौन सी चीज़ है। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट हमेशा डिवेल्प होता है विद सोशल कंपैरिजन। तो इसका जो है वो ए करेक्ट है और आर रॉन्ग है, ठीक है। तो अब यहाँ से सेल्फ कॉन्सेप्ट पूछा है और सेल्फ कॉन्सेप्ट की थ्योरी नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम में, हो नहीं सकता। तो अब इसकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट की थ्योरी है ये एक बड़े ही फेमस पर्सन ने दी है जिसका नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट की थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी डिवेल्प करता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। किससे करता है? थ्रू सोशल इंटरेक्शन, थ्रू सोशल कंपैरिजन। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा कि विदाउट कि सोशल कंपैरिजन के बिना ही एक इंसान अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिवेल्प करता है। तो रीज़न रॉन्ग है। यहाँ पे जो हर्बर्ट मीड है इन्होंने आई एंड मी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो आई है वो जो है वो पर्सन के इमोशंस के साथ रिलेटेड है, और जो मी है वो जो है कैसे किस तरह की जो परसेप्शंस है एक पर्सन एक्वायर करता है, ठीक है। आई जो है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के लिए बना था और जो मी है वो सोशल सेल्फ था। तो आई और मी जो है वो बैलेंस करते हैं एक सोशल आइडेंटिटी को, इस तरह से जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा था। तो ये आपने याद रखना है सेल्फ कॉन्सेप्ट और इसकी थ्योरी किसने दी थी, और सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है, वो हमेशा सोशल कंपैरिजन के रिलेटेड ही होता है, मतलब उनके इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन के ही करके ही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्म होती है, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी आप खुद भी एक बार गूगल करके अच्छे से पढ़ लेना, आपको इससे भी
बहुत सारे आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका होम इज़ अ प्लेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोथ सेक्सेस थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटीज। द पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ बोथ सेक्सेस इज नॉट पॉसिबल विद इन द होम। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको फंसा देते हैं एग्जाम में जब आप ये नॉट नहीं देखते। अब इन्होंने बोला कि होम एक प्लेस है जहाँ पे दोनों सेक्सेस का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। एग्जैक्टली पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोथ सेक्सेस की पॉसिबल नहीं है विद इन होम। ऐसे कैसे हो सकता है कि विद इन पॉसिबल नहीं है होम में प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट दोनों सेक्सेस की, मेल और फीमेल की, पॉसिबल नहीं है विद इन होम। अब बहुत सारे जो है इसमें अपना दिमाग लगाएंगे कि हाँ भाई फीमेल्स की नहीं हो सकती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट या मेल्स की नहीं हो सकती है। इस तरह से कभी भी इस तरह से अपने जो है अपना उसमें पर्सपेक्टिव पुट नहीं करना है। पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों में होती है, घरों में होती है। इसका एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो आप कोविड-19 के टाइम पे। कोविड-19 में कितने लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। कितने सारों ने अब कितने सारे लोग जो हैं वो घरों में ही अपने घर में ही लैब्स खोल के बैठ जाते हैं। घर में ट्यूशन सेंटर होते हैं, घर में ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, घर में ही बुटीक्स होती हैं और अच्छी खासी चलती हैं, उनको प्रोफेशनल बना देती हैं। तो होम इज़ अ प्लेस जहाँ पे दोनों की डेवलपमेंट भी होती है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। वहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है विद इन होम। तो ये दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इतने ही क्वेश्चन हैं, ये उसी का पार्ट था, पार्ट 2। मैं इसको पार्ट 2A नाम दे दूँगी तो ताकि आपको पता चल जाए। जो पार्ट सेकंड था वो आधा ही कट गया था। अब फर्दर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको पसंद आता है मुझे सजेस्ट करिए मैं और कैसे आपको पढ़ाऊँ या और क्या लेके आऊँ, तो ताकि मुझे भी लगे कि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, बट मुझे आप लोग बताएं मैं कैसे इम्प्रूव करूं। तो थैंक यू। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें इसको। मैं आपके लिए यहाँ पे पूरा सिलेबस लेके आऊँगी, चैप्टर यूनिट 1 से लेकर लास्ट यूनिट तक, और भी एक्सप्लेनेशन हर चीज़ लेके आऊँगी। बस मैं वेट कर रही हूँ इसकी थोड़ी चैनल की रीच बढ़ जाए तो ही मैं इसको आगे फर्दर चलाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।